जी, तो आईपीएस राजीव कुमार, जिन्हें कल हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने के लिए केंद्र में दिल्ली आने के लिए बोला गया, उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। कोलकाता से सीबीआई की टीम दिल्ली रवाना हो गई है। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाली है। राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक हटाने की करेगी अपील। शारदा चिटफंड मामले में राजीव कुमार की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। शारदा चिटफंड के मामले में ही आपको याद होगा, फरवरी में जब सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंची थी राजीव कुमार से पूछताछ करने के लिए, तो वहां पर राज्य की पुलिस ने उन्हें रोका था। इसके बाद खासा हंगामा खड़ा हो गया था, यहां तक कि ममता बनर्जी इसे राज्य के अधिकारों में केंद्र के हस्तक्षेप के तौर पर इसे दिखाते हुए फरवरी माह में धरने पर बैठ गई थी। और बाद में वहां ऑपोजिशन पार्टीज के दूसरे नेताओं का भी जमावड़ा हुआ था, जिन्होंने लोकतंत्र पर हमले के तौर पर इस पूरे मामले को दिखाया था। राजीव कुमार को कल उनके पद से, क्योंकि वो सीआईडी में थे, डीआईजी, वहां से उनको पदभार से हटाया गया और दिल्ली में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। फोन लाइन पर श्रेय चटर्जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रेया चटर्जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रेया, ये इसको कैसे देखा जाए? क्या राजीव कुमार एक प्रोसेस के तहत, जिसमें कोई एलिगेशन है, उसमें जाहिर है क्योंकि अब कानून को देश में काम करना है, वो एक प्रोसेस है जो चल रही है, या इसमें वाकई राजनीति देखी जानी चाहिए? देखिए, जो कल मामला है वो उनकी इंटरिम बेल की प्रोटेक्शन को हटाने के लिए सीबीआई ने प्ली दाखिल की थी। कल उस पर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर पे वो लोग हियरिंग है। इसके अलावा हम लोग की जो खबर आई है कि सीबीआई की एक टीम जो कोलकाता से, वो अभी पहुंच गए हैं दिल्ली के लिए। श्रेया चटर्जी हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। और अगली खबर में मसला ये कि लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर में बंगाल में उबाल ही देखने को मिल रहा है। टीएमसी बीजेपी पर और बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। वहां एक मूर्ति पर महाभारत हो रहा है। अमित शाह के रोड शो के दौरान भड़की हिंसा में समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति टूटी। बंगाल की धरती से ममता पर गरजते हुए पीएम मोदी ने कह दिया कि हमारी सरकार ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भव्य मूर्ति लगाएगी। बंगाल की जनता दीदी को लोकतंत्र का मतलब भी समझाने जा रही है। टीएमसी के गुंडों ने जो नर्क यहां बना रखा है, जिस प्रकार की हिंसा यहां फैला रखी है, उसके कारण गणतंत्र बदनाम हुआ है। इलेक्शन कमीशन जो बोलेगा वही होगा, और हम लोग को कोई लोकतंत्र का कोई अधिकार नहीं है। आखिरी दौर में सबसे ज्यादा क्यों उबल रहा है बंगाल? टीएमसी के गुंडों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ दिया। ममता के राज में मूर्ति पर महाभारत क्यों? गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। 14 मई को कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसक झड़प हुई। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पास पत्थरबाजी हुई, लाठियां चली, आगजनी हुई, समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा तोड़ दी गई। अगले दिन बीजेपी ने दिल्ली में मूर्ति तोड़ने में टीएमसी का हाथ होने का सबूत दिखाया। 16 मई को भी कोलकाता से दिल्ली तक मूर्ति पर महाभारत मचता रहा। गुरुवार को भी पीएम मोदी ममता दीदी पर गरजे और ऐलान किया कि जिस जगह टीएमसी के गुंडों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी, वहां वो उनकी भव्य प्रतिमा बनवाएंगे। टीएमसी के इन गुंडों ने जिस प्रकार का तूफान बचा दिया और एक कमरे में बंद, जहां ताला लगा हुआ है, वहां पर रात को महान शिक्षाविद, समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। उस कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। क्या कारण है? सरकार
जैसे नारदा शारदा के सबूत मिटाए, वैसे इसके सबूत मिटाने में लगी है। उनकी मूर्ति को नुकसान पहुंचाकर जिन लोगों ने काम किया है, ये पाप किया है। मूर्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। हमारी सरकार उसी जगह पर पंच धातु की एक भव्य मूर्ति की स्थापना करेगी और टीएमसी के गुंडों को जवाब देंगी। ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति पर 3 दिनों से बीजेपी और टीएमसी के बीच तकरार चल रही है। ममता बनर्जी कभी बीजेपी पर इसका ठीकरा फोड़ती हैं, तो कभी इस मुद्दे को लेकर बंगाल की जनता के सामने इमोशनल कार्ड खेलती हैं। শুনুন, বিদ্যাসাগরের মুক্তি ভাঙার বদলা আমরা নেব একটা ভোটের মাধ্যমে। বাংলার সংস্কৃতিকে অপমান করার বদলা আমরা নেব। মোদী বাবু, বিনা যুদ্ধে 1 ইঞ্চি জমি তোমাকে আমরা ছাড়ব না। আর বিজেপির লোকেদের কথায় দাঙ্গা লাগাতে দেবেন না মা বোনেরা। এটাই ওদের লাস্ট খেলা, লাস্ট গেম। আমার এই বঙ্গ জননী, আমার এই বঙ্গ জননী, আমার এই বঙ্গকন্যা, বঙ্গমাতা, মনে রাখবেন আপনাদেরই আগামী দিন বিজেপিকে রুখতে হবে। একটা ভোটও দেবেন না, কোথাও ঢুকতে দেবেন না। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ममता और मोदी के बीच खूब जुबानी जंग चली। पीएम ने कहा ममता दीदी के पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है और अब जनता भी सारा खेल समझ रही है। दीदी पश्चिम बंगाल को अपनी और अपने भतीजे की जागीर समझ बैठी है। जिस तरह की हरकतें कर रही है, उसे देश भली भांति जान गया है। कुछ वर्षों से इन बातों से बहुत ज्यादा परेशान थी। इन विषयों को राष्ट्रीय पटल पर कौन लेकर के आया, कौन सी पार्टी आज बंगाल की आवाज बनी है, इसका जवाब एक ही है और वो है भारतीय जनता पार्टी। अपने भतीजे के साथ मिलकर इन्होंने टोलाबाजों और तस्करों का एक सिंडिकेट चला रखा है, जिसने बंगाली मानुष को परेशान करके रखा है और पश्चिम बंगाल के विकास पर स्पीड ब्रेकर लगा रखा है। ईश्वरचंद विद्यासागर जी जहां भी होंगे वो देख रहे होंगे कि कौन सा दल बंगाल के गौरव की रक्षा के लिए लड़ रहा है और कौन घुसपैठियों की रक्षा के लिए काम कर रहा है। एक्चुअली ममता बनर्जी ने यह कहा था कि हमें नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी यहां ईश्वरचंद विद्यासागर की स्टैच्यू बनवाए, हम अपने पैसे से बनवा लेंगे, हमारे पास पैसे हैं। उस नहले पर मोदी का दहला। और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार रोकने पर भी सियासत खूब गरमाई। कांग्रेस और बीएसपी ने कहा कि चुनाव आयोग पीएम मोदी और अमित शाह की कठपुतली बन गए। वहीं बीजेपी कहती है कि चुनाव आयोग टीएमसी की गुंडागर्दी पर भी लगाम लगाए। यहाँ बंगाल में केंद्र की सरकार के दबाव में आकर मुख्य चुनाव आयोग ने एक दिन पहले जो वहाँ चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है और वो भी वहाँ आज पीएम की 2 रैलियों के खत्म होने के बाद रात्रि 10 बजे से ये रोक लगाई गई है। इसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। जबकि इनको वहाँ रोक लगानी ही थी तो आज सुबह से ही लगानी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि चुनाव आचार संहिता अब मोदी जी की चुनाव प्रचार संहिता बन गई है। चुनाव आयोग आज अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। कि चुनाव प्रचार एक दिन पहले बंद करने के बाद यदि चुनाव आयोग राज्य सरकार के संरक्षण में पल रहे असामाजिक तत्वों को यदि राउंड अप करेगा तो चुनाव शांतिपूर्ण होगा और इस प्रकार एक दिन चुनाव प्रचार बंद करने का उसका लाभ भी मिलेगा। पर इनको राउंड अप करना बहुत जरूरी है क्योंकि
सेंट्रल फोर्स पोलिंग बूथ पे लगता है। और ये जितने असामाजिक तत्व हैं, एंटी सोशल एलिमेंट हैं, ये गांव में जाके बम फोड़ते हैं, रिवॉल्वर चलाते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने लायक हालात बन चुके हैं। पूरी तरह से असंवैधानिक गतिविधियां जारी है। उस सरकार को तो भंग करने पर विचार करने की आवश्यकता हो गई है। यानी आपका कहने का मतलब है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के उपयुक्त स्थिति, अनुकूल स्थिति, परिस्थितियां जो है वो स्पष्ट ये संकेत देती है कि इसकी जो गड़बड़ियां हो रही है इसको गंभीरता से लेकर के इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और आवश्यक हो तो वहां की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जा सकता है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी केंद्रीय योजनाओं पर अपना मुहर लगा देती हैं और उन्हें प्रधानमंत्री नहीं मानती। 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से मोदी जो प्रधानमंत्री चुना गया है उसको बंगाल की मुख्यमंत्री अपना प्रधानमंत्री नहीं मानती है। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तो प्रधानमंत्री मानती है, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानती। चुनाव के आखिरी दौर में पीएम मोदी पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। बंगाल के अलावा आज पीएम मोदी ने यूपी के मऊ और चंदौली में भी रैली की। मायावती और अखिलेश की जोड़ी पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि बुआ बबुआ का सारा गणित बिगड़ चुका है। 23 मई को ऐलान हो जाएगा, फिर एक बार यूपी के मऊ में पीएम मोदी ने रैली की शुरुआत में ही कह दिया कि फिर एक बार मोदी सरकार। आखिरी दौर की वोटिंग में कोई कसर न रह जाए, इसीलिए पीएम मोदी ने भी दिन रात एक कर रखा है। पीएम मोदी ने मायावती और अखिलेश के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि हार देखकर विपक्ष बौखला गया है। भाई और बहनों, वो महामिलावटी लोग महीने भर पहले तक मोदी हटाओ का राग आलाप रहे थे, वो आज बौखलाए हुए हैं। पूरे देश ने मुहर लगा दी है और उत्तर प्रदेश ने सबसे आगे बढ़कर इनका सारा गुणा गणित ही बिगाड़ दिया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 8 से 10 सीट पाने वाले नेता भी देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। पीएम ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष मजबूर सरकार बनाना चाहता है। ये जैसे तैसे कोशिश कर रहे हैं कि देश में एक खिचड़ी सरकार बन जाए। ये देश में एक मजबूर सरकार चाहते थे। उत्तर प्रदेश में मोदी ने मायावती अखिलेश की जोड़ी को घेरा तो मायावती और अखिलेश मोदी के गढ़ बनारस पहुंच गए। काशी की धरती से मायावती ने कहा कि मोदी ने गंगा मैया को भी धोखा दिया है और मां गंगा उन्हें इसकी सजा देंगी। अब इस मामले में लोगों का यही कहना है कि इस बार बीजेपी को गंगा मैया जरूर सजा देगी और इनको केंद्र की सत्ता से भी जरूर उखाड़ फेंकेगी। पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दावा किया कि गंगा मैया इस बार मोदी को सजा देने वाली है। मोदी को घेरने काशी पहुंची मायावती ने गंगा की सफाई और वाराणसी में मंदिर तोड़े जाने के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा। पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ सैकड़ों प्राचीन छोटे छोटे मंदिरों को तुड़वाकर आरएसएस की संकीर्ण राजनीति भी की है, जिससे यहाँ बड़ी संख्या में परिवारों को काफी दुख तकलीफें भी
झेलनी पड़ी है। इसका भी वायदा इन्होंने किया था कि हम गंगा मैया की साफ सफाई कराएंगे, लेकिन लाखों करोड़ रुपया खर्च होने के बावजूद भी यहाँ अभी भी गंगा निर्मल व शुद्ध नहीं बन पाई है। और अब ऐसे में इन्होंने यहाँ अपनी गंगा मैया से भी ये वायदा खिलाफी ही की है। वाराणसी में मायावती ने फिर दोहराया कि इस बार नमो नमो वालों की छुट्टी होने वाली है। आपकी सापार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग नमो नमो वालों की जरूर छुट्टी करने वाले हैं और अपने जय भीम वालों को ही लाने वाले हैं। मायावती और अखिलेश के मंच पर वाराणसी से महागठबंधन प्रत्याशी शालिनी यादव के साथ ही बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव भी नजर आए। मंच से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। अब केवल 7 दिन बाकी हैं, 7 दिन बचे हैं। देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। आप गिन लो, आज के बाद केवल 7 दिन हैं और 7 दिन बाद एक देश का नया प्रधानमंत्री होगा। यूपी में इस बार एसपी बीएसपी के सॉलिड गठबंधन ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, लेकिन काशी में पीएम मोदी को ये गठबंधन कितनी टक्कर दे पाता है, ये तो नतीजे के दिन ही पता चलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अलवर गैंगरेप पीड़िता से मिलने पहुंचे। राहुल गांधी ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया, लेकिन मीडिया से बातचीत में वो कुछ ऐसा कह गए जिस पर विवाद हो गया। अलवर गैंगरेप केस में बैकफुट पर आई राजस्थान की गहलोत सरकार के साथ राहुल गांधी अलवर पहुंचे। राहुल ने गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। ऐसी चीज को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। न्याय यहाँ जल्दी से जल्दी इस परिवार को, इस लड़की को न्याय मिलेगा। अलवर गैंगरेप की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। आम जनता से लेकर पीएम मोदी तक कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। शायद इसीलिए राहुल गांधी अलवर पहुंच गए। लेकिन जब एक रिपोर्टर ने उन्हें बताया कि पास में ही 6 साल की बच्ची से रेप हुआ है, तो राहुल ने कह दिया कि वहां जाना उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं है। आज भी पड़ोस में पास के गांव में ही 6 साल की बच्ची से रेप हुआ है, क्या आप वहां पे भी जाएंगे? मेरे प्रोग्राम में नहीं है और आज अनफॉर्चुनेटली मैं चला जाता, मगर अनफॉर्चुनेटली क्या है कि मेरी एक बिहार में मीटिंग है, तो मैं उसको डिले नहीं कर सकता हूँ। राहुल गांधी शायद पटना में रोड शो को जरूरी मीटिंग बता रहे थे। पटना में राहुल ने रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन प्राइवेट जेट से चलने वाले राहुल गांधी अपना कार्यक्रम थोड़ा लेट नहीं कर सके। कल झारखंड के देवघर में पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस रिजल्ट के बाद की तैयारी कर रही है कि हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, लेकिन कांग्रेस तो इस बात की तैयारी में जुटी है कि नरेंद्र मोदी को रोका कैसे जाए। कांग्रेस ने यह भी संकेत दे दिए हैं कि मोदी को रोकने के लिए वो पीएम पद का त्याग भी कर देगी। एनडीए सत्ता में नहीं आ रही है और माननीय मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने 23 मई से पहले ही ऐलान कर दिया कि मोदी पीएम नहीं बनेंगे। मोदी को दिल्ली की गद्दी पर बैठने से रोकने के लिए कांग्रेस कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। कांग्रेस ने यह भी संकेत दे दिया कि अगर महागठबंधन के साथी राहुल गांधी को पीएम पद नहीं देते हैं तो कांग्रेस पीएम पद की दावेदारी भी त्याग सकती है। जो सरकार बनेगी वो नॉन एनडीए नॉन बीजेपी सरकार बनेगी। यहां आप प्रश्न पूछेंगे कांग्रेस वाला बनेगा, कौन बनेगा, उसका मैं उत्तर पहले ही दूंगा। इसके लिए हम पहले से अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। हां, जरूर अगर कंसेंसस
कांग्रेस पर बनता है तो कांग्रेस लीडरशिप लेगी। लेकिन हमारा जो इस वक्त लक्ष्य रहा है शुरू से ही कि एनडीए की सरकार नहीं आनी चाहिए और उसमें गैर कांग्रेसी सरकार जो पार्टियां हैं वो मिलके जो भी राम राय बनेगी उस राम राय के साथ हम सब, यानी कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम बनाने की जिद पर नहीं अड़ेगी। गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा कि लड़ाई बीजेपी को हराने की है। लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने की है, हराने की है, और उसके बाद जो भी स्थिति बनती है कांग्रेस उसके साथ जाएगी। और उधर अखिलेश यादव ने कहा है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश एक नया प्रधानमंत्री देगा, लेकिन चेहरा बदला हुआ होगा। हमारे साथ बातचीत में एक्सक्लूसिवली अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के उस पार।